जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का ये हम टेस्ट सीरीज लेकर आ गए हैं। क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर 2022 तक का। तब मैं पहले आज लेकर आया हूँ 2011 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बैंक से बहुत क्वेश्चन टैली करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों बोला गया है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, खरगवासला में, खरगवासला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो तात्या टोपे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तात्या टोपे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसका आपको आंसर बताना है दोस्तों, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायतों की स्थापना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो इसका आंसर तो सभी लोग जानते होंगे, कांस्य युग से। कौन चीज? कांस्य युग से जो है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं। तो जब भी आपसे पूछ दे भारत और चीन, तो इसका आंसर होता है मैक मोहन रेखा। क्या होता है? मैक मोहन रेखा होता है भारत और चीन पूछेगा तो। और अगर आपसे भारत और पाकिस्तान पूछ दे तो उसका आंसर बताइएगा रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा क्या होगा? भारत और पाकिस्तान के लिए होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान पूछ दे तो डुरंड रेखा बताइएगा। ठीक है, ये भी हमने एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बता दिया। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2 नंबर जो है ना पहले हुआ था, यानी बांग्लादेश बना पहले। उसके बाद आपका पोखरन 1 परीक्षण हुआ। उसके बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। उसके बाद आपका क्या हुआ? उसके बाद आपका फर्स्ट जो हुआ ASLV-3 लॉन्च हुआ। ठीक है, यानी कि 2 4 3 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इसका आंसर दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं ना, क्या है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में? कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। अगला है, चीनी यात्री ह्वेनसंग ने भारत का भ्रमण किया था। तो भारत का भ्रमण कब किया था? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी, देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था। तो आप लोगों को तो पता होगा, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति अगर बोल दिया तो समझ लीजिए कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा। आगे है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक जब भी पूछे तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। आगे है, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। तो आपका सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाखड़ा नांगल बांध? तो सतलज नदी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। तो कलहन द्वारा जो रचित राजतरंगिणी है
वो आपका उसमें क्या कश्मीर का इतिहास दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, किस चीज का संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है क्या लिखा है मैगिनॉट, मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो मैगिनॉट रेखा जब भी पूछ दे तो कौन कौन से देश के बीच हैं थी होते हैं, तो याद रखिएगा फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के मध्य जो रेखा है उसका नाम है मैगिनॉट रेखा। अगला है सतलुज नदी जो है का उद्गम सतलुज नदी का उद्गम कहाँ पे बताया गया है इस स्थान पे? तो आप बताइएगा चीन। चीन जो कि तिब्बत में भी बताया गया है, ठीक है ना, चीन में तिब्बत में, चीन के कहाँ पे तिब्बत में, ठीक है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रगान का पहली बार गाया गया था? तो सबसे पहले 1911 में ये राष्ट्रगान हम लोगों का राष्ट्रीय गान जनगण मन जो होता है ना, जिसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, वो गाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति का अगर जनक आपसे पूछ दे तो डॉक्टर बी कुरियन, किधर है आंसर? हाँ, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी कुरियन आंसर हो जाएगा। अगला है भारत का राष्ट्रीय फल, तो ये तो सभी को पता होगा आम होता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है। पक्षी पूछेगा तो मोर बता देना है, ठीक है ना। फल पूछे तो आम, पक्षी पूछे तो क्या बता देना है? मोर बता देना है, और मिठाई पूछे तो जलेबी बता देना है। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया का नवीनतम देश, दुनिया का नवीनतम देश अगर पूछा जाए आपसे तो पहला ही ऑप्शन बता दीजिएगा दक्षिणी सूडान गणतंत्र। अगला है न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश, सबसे कम पढ़ा लिखा अपना ही राज्य है बिहार, ठीक है ना, पता ही होगा आपको। सबसे इसको पिछड़ा राज्य भी बताया गया है और कम साक्षर वाला भी राज्य हमारा अपना ही राज्य है बिहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, राज की और की राजधानी का उस समय नाम था, क्या नाम था राजधानी का? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी पाटलिपुत्र था। अभी भी तो हम लोगों का अपना ही बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो और अभी भी मुख्यमंत्री रहा, कौन है? बिहार से ही है, जो अपना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ना जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य जब भी आपसे पूछ देगी कौन नहीं है, तो आपको बताना है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है ये बांग्लादेश नहीं है, नहीं तो और सब है, वियतनाम हो जाएगा और ब्रुनेल दारुसलाम हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, लेकिन बांग्लादेश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो कि आपका कहाँ के बिहार के ही रहने वाले हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अपना ही बिहार की राजधानी कहाँ, पटना में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो ये आपसे पूछ दे तो आपका ऑप्शन नंबर सी बताना है, खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन पर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए
फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पूर्ण साधनीकरण। ठीक है, पूर्ण साधनीकरण। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं 30 हो गया, अब देखते हैं 31 नंबर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन बोला गया है आपसे कि इच्छा मृत्यु को कानून रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग द्वारा। ठीक है, तो चुनाव आयोग इसका आंसर याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर बोला है कि विश्व आर्थिक फोरम, विश्व आर्थिक फोरम, विश्व आर्थिक फोरम, ठीक है, विश्व आर्थिक फोरम की इस वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। कहां पे? स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल बार्कर कप प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्केबाजी में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु और झेलम, सिंधु तथा झेलम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही नहीं है, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, ये गलत बता रहा है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश, ये सब सही है। लेकिन कावेरी नदी का उद्गम जो बता रहा है आंध्र प्रदेश, ये गलत बता रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो आपका उद्गम स्थान जो है आपका तालकावेरी, तालकावेरी यानी कर्नाटक में है इसका। ठीक है, लेकिन यहाँ आंध्र प्रदेश लिखा है इसलिए ये गलत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगूबाई हंगल, गंगूबाई हंगल। अगला क्वेश्चन है कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। ओके, अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिसर का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत का प्रधानमंत्री। अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, है ना जी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है, एम एस स्वामीनाथन। अगला है, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु ऊर्जा आयोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में है। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिएंडर पेस, लिएंडर पेस है। अगला क्वेश्चन है, लॉ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लॉ जो दोस्तों आपका टेनिस खेल से संबंधित है। 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो ये देखिए दोस्तों 2011 का करंट अफेयर है, इसको देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपका स्कॉटलैंड में। अगला क्वेश्चन है, बिरदावन गार्डन स्थित है। तो बिरदावन जो है गार्डन आपका मैसूर में स्थित है, याद रखिएगा, मैसूर में। उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो अपने ही बिहार से, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो टेनिस खिलाड़ी की आपका बात पूछा जा रहा है। तो ग्रेग जॉन्स
ग्रीक जोन्स जो है आपके ये टेनिस खिलाड़ी हैं। श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं, किस चीज का राज्यपाल हैं? तब पहला ऑप्शन कर्नाटक के। तो चलिए 50 हो गया। अब चलते हैं 51 नंबर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 3 मिश्रण जिसमें दूध पानी 5:1, 2:1, 3:1 के अनुपात में है, तो इसे 1:2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हमका अनुपात कितना दिया है 5:1, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5:1, ठीक है, राइट, 5:1। फिर दूसरा दिया है आपका 2:1, तो लिख देंगे यहाँ पे 2:1, ठीक है। फिर एक दिया है 3:1, तो 3 यहाँ पे 1 लिख दिया, राइट। अब हम करेंगे क्या, इस दोनों को जोड़ते हैं, कितना आएगा 5 और 1 6 आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। फिर यहाँ पे 3 और 1 जोड़ेंगे, 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा। फिर आप 2 और 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। आप एलसीएम ले लीजिएगा तो पता चल जाएगा कितना आएगा भाई, 12 आएगा इस तीनों का एलसीएम, ठीक है। अब इस 12 को भाग देंगे 6 से तो 2 बार में जाएगा, इस 3 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, और 4 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। तो ये जो आया 2 4 3, इसको हम गुना कर देंगे इसमें अनुपात में पहले, ठीक है। तो इसको हम कितना से गुना करेंगे भाई, तो 2 से करेंगे, ठीक है। फिर इसको कितना से गुना कर देंगे भाई, तो इसको हम 4 से गुना कर देंगे। इसको कितना से गुना कर देंगे, तो इसको हम 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब चलिए इसको गुना करते हैं तो क्या आएगा नया अनुपात, तो 5 एकम 5 दूना 10, तो यहाँ पे आएगा 10, ठीक है। और यहाँ पे 2 एकम 2 आया, ठीक है। फिर इसको भी ऐसे करेंगे तो 4 दूना 8, ठीक है, और 4 एकम 4, फिर 3 3 आई 9, फिर इसको नया गुना करेंगे 3 एकम 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक बार और गुना करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा भाई, तो जो अनुपात में मिलाना है उससे गुना करना पड़ेगा। कितना मिलाना है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 दिया है, तो 1 से गुना करेंगे, इसमें इसमें 2 से करेंगे, इसमें 3 से करेंगे, तो गुना करके देख लीजिए अब क्या आ रहा है, ठीक है। तो 1 से करेंगे 10 में तो 10 ही हो जाएगा, और 2 में भी 1 से करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। फिर इसमें 2 से करेंगे सबका, तो 4 दूना 16 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको 3 से करेंगे 9 3 27 हो जाएगा, और इसको 3 में 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करेंगे, आगे बनाएंगे, इसको क्या करेंगे, तब इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 8 2 10, 10 9 19 आ जाएगा, ये आपका 19 आ गया, ठीक है। अनुपात है तो अनुपात। अब इस सबको जोड़िए, 7 6 13 के 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 1 5 हो जाएगा 53, यानी 53 अनुपात इसका 19 आंसर होगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसको आप ऑप्शन में क्या लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या है 52 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो आपका ये 52 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, H5N1। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 53 नंबर का बी, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर कि निम्न में कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि का आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो शुक्र है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 56 क्या देखते हैं कि एक मनुष्य 3 वर्ष की अवधि के लिए समान दर तथा सामान्य ब्याज पर 400 तथा 600 उधार देता है, तथा ब्याज के रूप में उसे 90 रुपया मिलते हैं, तो प्रति वर्ष का ब्याज का दर क्या होगा, ठीक है। ब्याज का दर यानी आर का मान निकालना है। तो पहले हम 3 साल की बात कर रहे हैं, और ब्याज कितना दे रहा है 400 तथा 600 उधार दिया जा रहा है उस पर ब्याज पर। तो आप क्या करेंगे, मूलधन 400 हो जाएगा पहला पर, अगुने समय कितना है 3, और इसका दर हम आर मान के चलते हैं, अब बटा 100 पहले पर हो गया, प्लस दूसरे पर हम क्या करेंगे, दूसरा कितना है 600, तो 600 इसका मूलधन हो गया, और टाइम इसका हो गया 3 ही वर्ष के पर निकालना है, और दर इसका हम R% मान के चलते हैं, और बटा 100, और बराबर हो जाएगा कितना जी 90 रुपया दिया है, कुल कितना दिया है आपका 90 रुपया दिया है।
तो हम बराबर में क्या कर लेंगे, 90 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, तो शून्य से दो शून्य खत्म हो गया, दो शून्य से दो शून्य खत्म हो गया। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो 4×3 12 आर यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6×3 18 आर यहाँ पे आ जाएगा, बराबर में 90 आएगा। अब इस दोनों को 12 और 18 जोड़िएगा आप, तो कितना हो जाएगा, 30 आर आ जाएगा, बराबर 90 हो जाएगा। तो 30×3 90 हो जाएगा, यानी 3 बार में आर का मान कट गया, यानी आर का मान कितना आया, 3% आ जाएगा। आर का मान कितना आ जाएगा भाई, तो 3% आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तेल की लागत 100 रुपया, 100 रुपया प्रति लीटर पड़ती है, इसे इसमें दूसरे तेल की मिलावट करने पर लागत 50 रुपया प्रति लीटर पड़ती है। राम इस मिश्रण को 96 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो वह किस अनुपात में दोनों को मिलाया है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, इसका हम क्रय मूल्य निकालेंगे, सीपी निकालेंगे। ठीक है, तो सीपी कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 96 दे रहा है तो 96 ऊपर लिख देंगे। ठीक है, 96 कर दिए, और 20% के लाभ के हिसाब से 100 के हिसाब से तो कितना हो जाएगा, तो लाभ लिखिएगा ना, तो बट्टा में कितना हो जाएगा, 100 में 20% लाभ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 120, और गुना में क्या करोगे भाई, 100 करोगे। अब इसको तुम कट कुट करोगे तो कितना आएगा, एक शून्य से एक शून्य खत्म, 12 बटे कितना होता है, 96, यानी 8 में अब 10 से गुना करोगे कितना आ जाएगा भाई, 80 आ जाएगा। कितना आ गया सीपी, सीपी इसका हमें 10 80 पता चल गया। ठीक है, तो अब हम इसी सीपी पर यानी 80 पर ही काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका लागत कितना था, 100, यहाँ पे लिख दिए, और इसमें प्रति लीटर कैसे पड़ता था, 50। ठीक है, तो हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, इसे हम अब कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो यहाँ से अगर हम अंतर लेंगे, यहाँ से तिरछा तिरछा अंतर लेते हैं, 50 और 30, 80 और 50 का अंतर कितना आएगा, 30, 100 और 80 का अंतर कितना आएगा, 20, तो यही इसका आ जाएगा अनुपात। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3:2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। आगे देखते हैं, ये अगला सवाल है, यदि एक पेंडुलम दो दोलन करने वाली घड़ी पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी, क्या हो जाएगी। यहाँ से अगर हम एक पेंडुलम को दोलन दोलन करने वाली घड़ी को चंद्रमा से, सॉरी पृथ्वी से कहाँ ले जाना है, चंद्रमा पर ले जाएंगे, तो घड़ी क्या हो जाएगी दोस्तों, तो घड़ी हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। ठीक है, उतना काम नहीं करेगा, उतना नहीं चल पाएगा। आगे देखते हैं, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होंगे। तो 59 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए 60 नंबर, कि एक पिंड कुल दूरी तथा आधा भाग V1 से, है ना, आधा भाग का से V1 से गया। ठीक है, यात्रा, और शेष भाग V2 से गया है। ठीक है, उस पिंड का औसत वेग निकालना है, तो इस पिंड का औसत वेग निकालना है। ठीक है, आधा के हिसाब से जा रहा है, आधा और शेष जा रहा है, आधा माने V1 आधा V2 गया। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको दोनों को गुना कर लेते हैं, V1 × V2, आप V1 प्लस V2 लिखते हैं, और यहाँ नीचे 2 आता है तो यही आपका 2 ऊपर गुना में चला जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा 2V1 × V2 पर V1 प्लस V2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। अगला सवाल है कि एक्स किरणें का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, क्या होता है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल अंतर परमाणु की दूरी की परिणाम की कोटि का समान होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला सवाल है, सीमेंट के ग्राइडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी, सेटिंग की दर को मंदित करना। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो मीथेन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका, अगला सवाल देखिए,
65 नंबर कह रहा है कि हल करें, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले नीचे से शुरुआत कीजिएगा। तो 1+1/4 को आप सॉल्व करिएगा तो 4 एकम 4 है 1 5 5/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5/4। तो मतलब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5/4 आएगा और फिर इसको उलट दोगे तो ऊपर 4 और नीचे 5 चला जाएगा, मतलब 1/4/5 हो जाएगा। ठीक है, उलट जाएगा। तो अब क्या करेंगे, फिर ऊपर लिखा हुआ है इसी तरह से 1 पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 3/2 आ जाएगा इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 एकम 5 4 9 हो जाएगा। तो 9 बटा नीचे 5 आ जाएगा, 3/2 ऊपर आएगा और नीचे 9/5 आ रहा है। तो उलट देंगे, 5 ऊपर और 9 नीचे कर लेंगे, काटेंगे तो 3 3 9। ठीक है, तो ऊपर 5 और नीचे 3 दूना 6, यानी 5/6 उत्तर हो जाएगा। देखिए कौन सा उत्तर है, 5/6 किधर है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है कि यदि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 8 है तथा हरात्मक माध्य 6.4 है तो संख्या बताना है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे दोस्तों? तो दो संख्या अगर हम एक्स वाई मानते हैं तो इसका जो है गुणोत्तर माध्य रूट अंडर एक्स वाई होता है, जो कि कितना दिया था आपका? 8 दिया था। इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो रूट इधर हट जाएगा, इधर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा 8 के स्क्वायर। ठीक है, और हरात्मक माध्य दिया था, हरात्मक माध्य को हम एम एच मानते हैं 6.4 दिया था। और हरात्मक माध्य का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ये देखिए, हरात्मक माध्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों, कितना होता है? 2xy बटा x प्लस वाई। ठीक है, ये 6.4 है, इसको दशमलव हटाएंगे तो 10 से भाग दे देंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए, इसको हम 2 से काटना चाहेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 32 दूना 64 कटेगा ना। फिर इसको चाहेंगे तो हम काट सकते हैं इसको कितना बार में? इसका हाफ 5 है, इसका हाफ 16 काट सकते हैं। अब इसको तिर्यक गुना करेंगे, हम गुना करेंगे। पहले गुना करने से पहले हम इसका मान भर देंगे। यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है तो एक्स वाई का मान देखिए कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे 64 है तो हम ऊपर 64 भर सकते हैं। और नीचे क्या लिखा हुआ है? प्लस एक्स प्लस वाई और बराबर इधर कितना लिखा था? 16/5। तो यहाँ पे देखिए 16 चौका कितना होता है? 64 होता है। अब इसको तिरछा तिरछी गुना मार दीजिए तो ऊपर 1 बचा है। अब यहाँ पे गुना करिएगा तो एक्स प्लस वाई में 1 से करिएगा तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा और 5 चौका यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 2 को प्राप्त हो गया। यहाँ से देखिए हमें एक्स वाई का मान पता हो गया, एक्स गुने वाई का मान 64 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमको ये भी पता चल गया कि एक्स प्लस वाई कितना आ गया? 20 आ गया। तो हम यहाँ से ऑप्शन से कर लेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन से करेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 20 और एक्स गुने वाई बराबर 64। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई यानी एक्स वाई जोड़ने पर 20 होना चाहिए था। 8 है तो 10 तो होगा ही नहीं। हाँ, 16 4 20 हो जाएगा। 16 6 22 नहीं हो, 16 6 22 हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। और 16 8 24 भी तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। 16 4 20 और 16 चौका 64, दोनों हमें शर्त पता चल जा रहा है। यहाँ से देख लीजिए, आप यहाँ पे रख ले रहे हैं ना, 16 और 4 था ना, तो 16 4 20 भी हो जाएगा, 16 चौका 64 भी हो जा रहा है, दोनों शर्त लागू हो जा रहा है, इसलिए आंसर बी होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अगला सवाल है कि एक क्लास टेस्ट में 100 छात्रों का के 50 में से प्राप्त अंक दिए गए हैं, तो इसका आपको माध्य निकालना है। चलिए देखिए, तो देखिए ये दिया गया है, अंक दिए गए हैं, छात्रों की संख्या दिया गया है, इसका औसत निकालना है। औसत अंक क्या होगा? तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, तो ये अंक दिए गए थे, ये छात्रों की संख्या दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम एक्स आई मान के चलते हैं, है ना, और इसको हम एफ आई मान के चलते हैं, है कि नहीं। अब इसको हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा? इसको गुना करना पड़ेगा, है ना। इसको गुना करना पड़ेगा अंक को, चर को, किससे? इस बारंबारता से, यानी एफ आई एक्स आई हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? गुना करके। तो कैसे गुना करेंगे? 15 पचे कितना होता है? 75 हो जाएगा। आप 20 अठे कितना हो जाएगा? 160। फिर इसको आप गुना करिएगा 11 में 22 से गुना करके देख लीजिएगा तो कितना आएगा? तो 242 आ जाएगा। ठीक है, आगे फिर 20 से 24 से करिएगा तो 24 दूना 48 यानी कि 480 आ जाएगा। फिर आप 23 में 25 से गुना मार के देखिए, 23 में आप 25 से गुना मार के देखिएगा
तो 575 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 575। तो इसको आप 575 लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर आप 18 में 30 से करिएगा, 18 3 54 यानी कि 540 आ जाएगा। फिर 13 में 33 से करिएगा, तो 13 में 33 से करिएगा तो 429 आ जाएगा गुना। और फिर आप 38 दूना कितना कितना हो जाएगा? 76। अब इस सब टोटल को जोड़ दीजिएगा, इस टोटल को जोड़िएगा तो ये सिग्मा एफ आई हो जाएगा, सिग्मा एफ आई हो जाएगा। टोटल जोड़िएगा आप तो इसका आपका मान आ जाएगा 100, ये 100 हो गया, ठीक है। और इस टोटल को जोड़िएगा तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू आ जाएगा, सब जोड़ जाड़ के आपका कितना आ जाएगा? 2577 आ जाएगा। सबको जोड़ के आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसका माध्य निकालिएगा यानी औसत निकालिएगा तो कितना आ जाएगा भाई? औसत या माध्य बात एक ही होता है। तो टोटल कितना आएगा? सिग्मा एफ आई, ठीक है, एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अब इसका मान रख दीजिएगा तो 2577 और बटा में कितना आ जाएगा? 100। भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? तो 100 से ना भाग करना है, 100 को ना था, 100 था, ठीक है, 100। अब भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा? 25.77 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये देखिए अगला सवाल बोला है कि रूट अंडर माइनस रूट थ्री फिर प्लस रूट थ्री के अंदर प्लस रूट 8 फिर इंटू रूट 7 फिर मैंने ये मान दिया है, इसके में मान निकालना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम, तो बस इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही ये -√3 है तो -√3 छोड़ देंगे हम, प्लस फिर रूट यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस 8 लिखा हुआ है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पूरा को। तो इस 7 को तोड़ेंगे ना तो 4 और 3 में टूटेगा। तो ये 4 यानी 2 का स्क्वायर या √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये मानी एक हो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। तो यानी आपका आ जाएगा कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से ये रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो कितना आएगा? -√3 प्लस ये हम 3 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको गुना करेंगे 8 दूना 16 प्लस 8 में √3 से तो कितना आ जाएगा? 8√3। इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? -√3 प्लस रूट अंडर ये 16 या 3 कितना हो जाएगा? 19 प्लस 8√3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम तोड़ेंगे तो 16 और 3 में तोड़ सकते हैं, 16 और 3 में इसको तोड़ सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका हो क्या जाएगा? तो -√3 यहाँ पे 16 यानी कि 4 का स्क्वायर यानी 4 प्लस ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा √3, ठीक है। अब इसका यहाँ पे स्क्वायर से यहाँ से रूट हट जाएगा तो इतना आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 4, 4 का वर्गमूल 2 होगा जो कि आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर किधर है? 2, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो क्लोरोफिल बनाना है तो इसमें आपका सहायक होता है मैग्नीशियम, ठीक है। अगला सवाल है, ये देखिए अगला सवाल है कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग जो है एक समान है, तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? देखिए कैसे। तो देखिए इसका ये फार्मूला हो गया। अब ये आपका बोला है कि C और F का मान बराबर है, यानी C और F का मान अगर हम x मान के चलते हैं तो कैसे बनाएंगे? तो चलिए यहाँ पे C को भी x कर लिया और F को भी x कर लिया, ठीक है, और बट्टा में 180 है तो 180। अब यहाँ पे आपको इसको कट करना है तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया और यहाँ पे इसका हाफ 5 हो गया और इसका हाफ 9 हो गया। तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो 9 में 1 से करिएगा तो 9x और यहाँ 5 में 1 से करिएगा तब 5x माइनस 32 में 5 से कर लीजिए तब 5 दूना 10, 5 3 15 1 16, ठीक है। अब इसको आप 5 को हिन्ने लेकर घटाएंगे तो 4x बचेगा और इधर बच गया है 160 माइनस में। इसको काटेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 बार में यहाँ माइनस बचल है यानी x का वैल्यू आ गया -40। कितना आ गया? x का वैल्यू -40 आ गया, यही x का मान यानी C चाहे F का मान जो होगा दोस्तों -40 डिग्री C होगा चाहे F होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, ये रहा सवाल
कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताइए, ठीक है। तो इसमें आपको कैसे बनाना है ये देखिए। तो देखिए इस तरह से कुछ चित्र बनाया गया है, इसमें और भी कुछ खींचा गया था, एक ऐसे खींचा हुआ है और एक यहाँ से ऐसे खींचा गया था, ठीक है। अब देखिए इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8, यानी टोटल भीतरी भाग में कितने त्रिभुज बनेंगे। तो इसको आप 2 × 8 कर लीजिए तो कितना आएगा भाई, 16 हो जाएगा, ठीक है। और बाहरी भाग में अगर आप देखना चाहेंगे तो कैसे देखेंगे, बाहरी भाग में अगर देखना चाहेंगे तो कितना आएगा बाहरी भाग में, देखिए। तो बाहरी भाग में क्या होगा, इसको काउंट करिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 × 4 कर लीजिए, कितना आएगा 8। अभी दोनों को प्लस कर दीजिए, 8 × 16 का कितना हो जाएगा, 16 8 24, तो इसका आंसर होगा 24 बनेंगे। तो देख लीजिए इसमें 24 किधर दे रहा है, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। 72 निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। तो मंदक का काम कौन करता है दोस्तों, तो भारी जल काम करता है। अगला सवाल है कि A1 M और N तीन पूर्णांकों का गुणनफल -1 175 है, तो निम्नलिखित में कौन सा ऋणात्मक होना चाहिए। तो आपका देखिए एक भी है, एम भी है और एन भी है। अगर आपको माइनस में 175 लाना है गुना करके इस सबको, तो आप किसी एक वैल्यू को आप माइनस में रखेंगे, या तो तीनों वैल्यू को माइनस में रखेंगे तभी आंसर आएगा, ठीक है। तो या तो एक माइनस में हो या तीनों के तीनों माइनस में हो, ये हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तीनों को आप माइनस में ले सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि पाइप ए टैंक को समान रूप से 2 घंटा में भरता है। टैंक की तली में एक छेद के कारण पाइप को टैंक भरने में 30 मिनट क्या करते हैं, 30 मिनट क्या हो जाता है, तो आपका अधिक लगते हैं। तो यदि पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण मतलब छेद के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 2 घंटा का मतलब होता है 120 मिनट, ठीक है, 120 मिनट हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे बोल रहा है कि छेद अगर हो जाता है तो उसपे 30 मिनट ज़्यादा लग जाता है। यानी 120 में अगर हम छेद के कारण मतलब छेद हो जाता है तब तो कितना हो जाएगा आपका, 150 हो जाएगा, क्योंकि 30 उसमें बढ़ा देना है। तो 120 में 30 बढ़ाएंगे तो 150 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो 600 हो जाएगा। अब इसको आप भाग देंगे 1200 से इस 600 में, तो कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, यानी 5 बार में कटेगा ये, 15×4 = 60, यानी 4 बार में कटेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि खाली होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए भरने में तो उसको 5 घंटा लग रहा था और खाली करने में 4, तो इसको माइनस कर देंगे। तो इन 5 में से 4 घटेगा तो 1 आएगा, तो नीचे 1 का ऊपर कितना है 600। अब भाग देंगे 1 में 600 से तो 600 आएगा। और 600 को हम करेंगे क्या, 600 को क्या करेंगे हम, तो घंटा में बदलेंगे, 600/1 आया है। और इसको अगर हम घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे तो घंटा में बदल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10। यहाँ पे 10 घंटा लगेगा इसको खाली करने में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक अगला सवाल देखते हैं 75 नंबर। यदि दो श्रेणी लिखा हुआ है 3 5 17 डॉट 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 और फिर लिखा है 63 65 डॉट 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 का इन इन टर्म यानी इन जो चर है आपका बराबर है तो इन का मान निकालना है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो पहले क्या होता है, एन बराबर होता है a+n-1 × d। तो ए की जगह पे 3 लिखा है तो 3 प्लस यहाँ पे n-1 इंटू डी, डी के मान कितना आएगा, 10 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 7, बराबर इधर भी उसका भी एनवा पद बराबर हो जाएगा। ए की जगह 63 भर देंगे, n-1 और डी के मान यहाँ पे 65 में से 63 घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं गुना करते हैं तो 7, पहले 3 ऐसे ही छाप देंगे, प्लस 7 में n से गुना करेंगे तो 7n, माइनस 7 में 1 से करेंगे तो 7, 63 ऐसे ही छाप देंगे, 2 में n से करेंगे तो 2n और -2 हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे 7n ऐसे ही छोड़ देंगे हम, और यहाँ पे 3 में से ये -7 घटेगा तो -4 बच जाएगा।
इधर आप 63 में से -2 कम करेंगे तो 61 बच जाएगा, यानी 2n प्लस 61 हो जाएगा। अब इधर से ही 2n इधर आएगा तो 7 में से 2 को घट जाएगा तो 5n बचेगा, और यहाँ पे 61 में 4 को जुड़ जाएगा तो 65 आएगा, और 5 से काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा, 13 आएगा। ठीक है, 13 पचे 65, कितना आ जाएगा आपका 5n लिखा है ना यहाँ पे, 65 आया, तो काटेंगे यहाँ से तो 13 पचे 65 होगा, n के मान 13 हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो कि कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। तो इस सेट में हम लोग कितना मात्र 75 क्वेश्चन देखेंगे। अगले हम जो सेकेंड पार्ट में लेकर आएंगे और 75 जो क्वेश्चन होगा, तो मतलब हम 2 पार्ट में कराएंगे, क्योंकि हमारा वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, अपलोड नहीं हो पाएगा इसलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे अगर आप BSSC का अगर तैयारी कर रहे हैं, है ना, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का, तो ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए, और इसमें कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है।